Good morning, student. This is Dimple before you, and today we are going to start lesson number 3, the determination of income and employment. Student, ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 अपन पढ़ने वाले हैं एंड 12th क्लास से रिलेटेड सारे वन लाइनर्स इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे. इसी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट आपको देनी थी, वो ये थी कि जो हमारी प्ले लिस्ट है, मतलब जो भी स्टूडेंट कॉमर्स अड्डा से रिलेटेड है वो प्ले लिस्ट में जाके भी सर्च कर सकते हैं. देयर इज़ इंडिविजुअल प्ले लिस्ट फॉर अकाउंट्स एंड फॉर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की प्ले लिस्ट में आपको सारा इकोनॉमिक्स के जो वन लाइनर्स के कंटेंट है वो अवेलेबल हो जाएंगे. अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है या विजिट कर रहा है तो प्लीज़ यू मे सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट अगर मैं आगे कुछ भी अपलोड करती हूँ तो आपको इस चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आई होप आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, आपको पसंद आएगा. गुड स्टूडेंट, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बेसिक थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट. तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग टाइप की थ्योरीज दे रखी है. तो सबसे अपन फर्स्ट जो पढ़ते हैं वो है क्लासिकल थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी वॉज प्रोफाउंडेड बाय जे.बी. से. जी हुई जे.बी. से जो है वो एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी जो है वो डिराइव की थी. और जे.बी. से जो है वो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है. नेक्स्ट, क्लासिकल थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज सेज लॉ ऑफ मार्केट. मतलब सेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जे.बी. से का था और उन्होंने एक लॉ ऑफ मार्केट डिराइव किया था और उन्होंने बताया था दैट देयर इज अ कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी. मतलब कि इकोनॉमी में कोई भी इंसान अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है, प्लस जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही कंजम्पशन हो जाता है, ऐसा उन्होंने कंसिडर किया था. नेक्स्ट इज दैट कि द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज सेड बाय जे.बी. से. मतलब जे.बी. से ने एक स्टेटमेंट भी दिया था उनकी बुक में दैट सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड. ठीक है, खुद की डिमांड जो होती है वो सप्लाई खुद ही क्रिएट कर लेता है बेसिकली. मतलब कि सप्लाई और डिमांड इक्वल होते हैं और ये कॉन्सेप्ट ये था दैट एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम बोथ वुड बी सेम. आगे अपन पढ़ते हैं दैट द फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरीज आर दैट देयर वुड बी फुल एम्प्लॉयमेंट. पूरी इकोनॉमी में क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट. देयर वुड बी नो अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट, देयर वुड बी नो सेविंग. जैसा कि मैंने कहा कि जो भी आप अर्न करोगे वो सारा आप स्पेंड कर दोगे. आप ही सोचिए प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? आप जितना अर्न करते हो उतना सब सेव उतना सब स्पेंड कर देते हो क्या? नहीं. अगर ऐसा होता तो इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन वगैरह आती है उसमें अपन अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पाते. नेक्स्ट इज दैट फ्री कंपटीशन. मतलब कि देयर इज अ कंडीशन ऑफ फ्री कंपटीशन, हर कोई कंपटीशन में उतर सकता है. आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है एक नया ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ था 1929 में. 1929 में स्टूडेंट एक ग्रेट डिप्रेशन आया था इकोनॉमी में. ठीक है, बहुत शॉर्टफॉल हुई थी हर चीज़ के बारे में. और जो अमेरिका है, यहाँ तक तो यूएसए जो है उसके अंदर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3% से 25% तक इंक्रीज़ हो गया था. उस कंडीशन में हमारे कुछ नए इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने कुछ नए व्यूज़ रखे. तो उसी के अंदर हमारी एक थ्योरी डेवलप्ड हुई थी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जिसको डिराइव किया था कीनेस ने. ठीक है, तो ये एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे. जो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाज गिवन बाय कीनेस एंड ही वाज एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट. वो एक इंग्लिश के इकोनॉमिस्ट थे. इंग्लिश इकोनॉमिस्ट मतलब यूएसए के थे और कुछ नहीं. नेक्स्ट, उनकी बुक का जो नाम था, द बुक नेम वाज जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. इससे रिलेटेड उन्होंने बुक में एक नया कॉन्सेप्ट बताया था कि इकोनॉमी में सेविंग भी होती है, इकोनॉमी में डिमांड भी होती है, इकोनॉमी में शॉर्टफॉल भी होता है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कि इट इज़ बेस्ड ऑन इफेक्टिव डिमांड. उन्होंने एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा. ही सेड अबाउट दी इफेक्टिव डिमांड, मतलब देयर वुड बी एन इफेक्टिव डिमांड इन एन इकोनॉमी. फिर आगे उन्होंने बोला कि दैट देयर वुड बी नो इक्वालिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, जैसा कि लॉ ऑफ से था. ठीक है, सेज लॉ ऑफ मार्केट में क्या बोला था उन्होंने कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है. बट कीनेस ने ये बोला कि दोनों के बीच में इक्वालिटी नहीं होती, या तो डिमांड ज़्यादा होगी या तो सप्लाई ज़्यादा होगा. ठीक है, तो यही अपन पढ़ रहे हैं दैट देयर वुड बी द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज ऑफ डिमांड. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस डिमांड, अगर अपन एक्सेस डिमांड की बात करते हैं देन एग्रीगेट डिमांड वुड बी मोर एंड एग्रीगेट सप्लाई वुड बी लेस. हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है अगर ज़्यादा हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा तो उसको एक्सेस डिमांड बोल देंगे. ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स हम बात करें तो एक्सेस डिमांड की जगह एक्सेस सप्लाई भी हो सकता है जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो. आगे एक्सेस डिमांड गिव राइज टू मनी इन्फ्लेशन. सीधी सी बात है, अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है, गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा? मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, हर चीज़ के प्राइजेस क्या हो जाएंगे? राइज हो जाएंगे. नेक्स्ट, देयर इज अ स्टेट ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. जैसा कि जे.बी. से ने कहा था कि हर कोई एम्प्लॉयड होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, बट इन्होंने ऐसा बोला कि देयर वाज एन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, तो थोड़ा सा इनवॉलेंट्री लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो सकती है.
अब अपन आगे देखते हैं कि एक्सेस डिमांड, जैसे अपन ने पढ़ा कि इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इन दैट कंडीशन दी एक्सेस डिमांड बैंक रेट इंक्रीजेज, मतलब कि बैंक जो अपना रेट है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो अब आप ध्यान रख सकते हैं कि जब डेफिसिट डिमांड होगा उस कंडीशन में बैंक रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। ये तो सीधी सी बात है, आप कंजम्पशन जो करते हो और सेविंग जो है उन दोनों के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, कभी भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट है, पर उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट होती है वो या तो हाउस होल्ड से होती है, मतलब हमसे होती है, या फिर गवर्नमेंट से होती है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, दैट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर दैट हाउस होल्ड कंजम्पशन, मतलब हमारी साइड से जो हम नॉर्मल गुड्स के लिए कंजम्पशन करते हैं वो, प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड, मतलब हमने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो, प्लस गवर्नमेंट डिमांड, मतलब गवर्नमेंट भी तो बहुत सारी डिमांड क्रिएट करती है, जैसे उसको ब्रिज बनाना है तो वो सीमेंट लेगी, ब्रिक्स लेगी, जो भी उसका रिक्वायर्ड मटेरियल होगा वो लेगी। ठीक है, तो वो भी तो एक तरीके से डिमांड हो रही है। नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में हमको बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड वुड भी हमारी साइड से जो डिमांड हो रही है वो, प्लस गवर्नमेंट की साइड से डिमांड हो रही है वो, प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई आर कंजम्पशन एंड सेविंग। कंजम्पशन और सेविंग दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, सप्लाई बन जाता है। एंड एग्रीगेट सप्लाई वुड ऑलवेज बी इक्वल टू नेशनल इनकम। ओके, आगे, क्योंकि इंसान जो भी अर्न करेगा या तो वो कंज्यूम करेगा या तो सेव करेगा। सीधी सी बात है, एक इंसान जस्ट अज्यूम 5,000 रुपीज़ अर्न करता है, तो उसमें से वो 3,000 स्पेंड कर देता है, मतलब उसने कंजम्पशन कितना किया, 3,000। अब सेविंग कितनी होगी, 2,000, मतलब कि उसका सप्लाई जो होता है वो सेविंग और कंजम्पशन के इक्वल होता है। आगे, द रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब कि जब अपन सेविंग और इनकम के बीच का रिलेशन निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोपेंसिटी टू सेव। आगे, द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब जब अपन को कंजम्पशन से कंपेयर कर देंगे तो उसको क्या बोल देंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का बेसिकली मीनिंग होता है परसेंटेज, मतलब हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग। ठीक है, आगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डजंट इंक्रीज इन सेम प्रपोर्शन टू इनकम इंक्रीजेस। ये बहुत सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट, आप ध्यान रखो, अगर किसी पर्सन की 20% से सैलरी इंक्रीज होती है तो ज़रूरी थोड़ा है कि वो 20% से ही अपना कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगा। वो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम रेट से इंक्रीज करता है, सीधी सी बात है। तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था कि इंक्रीज इन कंजम्पशन वुड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेविंग, मतलब जो कंजम्पशन एक्सपेंसेस होता है वो सेविंग और इनकम से रिलेटेड नहीं होता है या उस रेट पर नहीं होता है। ओके, आई होप स्टूडेंट इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो उससे रिलेटेड कवर हो गए होंगे, और आप लोगों के लिए आई होप ये वीडियो जो होगा वो बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।